नमस्कार दोस्तों, ये बात सच है कि महात्मा गांधी कभी भी तर्कों के आधार पर बाबा साहब का सामना नहीं कर पाए थे। बाबा साहब भारत के इतिहास में पहले ऐसे नेता थे जिनसे अपनी बात मनवाने के लिए महात्मा गांधी को भी आमरण अनशन का सहारा लेना पड़ा था। 7 सितंबर 1931 को लंदन में हुए दूसरे राउंड टेबल सम्मेलन के बाद तो बाबा साहब ने गांधी जी को महात्मा कहना बंद कर दिया था और महात्मा गांधी ने भी सम्मेलन के उस दिन को अपने जीवन का सबसे अपमानजनक दिन कहा था। साल 1920 से लेकर 1922 तक चले असहयोग आंदोलन के बाद 1927 तक आते आते अंग्रेजों को यह बात साफ हो चुकी थी कि अब भारत पर शासन करने के लिए कुछ संवैधानिक बदलाव करने होंगे। इसी को देखते हुए 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 अंग्रेजी सांसदों वाली एक कमेटी का गठन किया, जिसका काम भारत के संविधान में सुधारों पर एक रिपोर्ट तैयार करना था। ये वही समय था जब बाबा साहब छुआछूत और जाति प्रथा को खत्म करने के लिए बड़े बड़े आंदोलनों की अगुवाई कर रहे थे, जैसे महाड़ में जल सत्याग्रह आंदोलन कर सार्वजनिक तालाब से पानी पीने की शुरुआत करना हो, या सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर छुआछूत और ब्राह्मणवाद के खिलाफ समाज में एक संदेश देना हो। साइमन कमेटी में किसी भारतीय के न होने पर भारतीय कांग्रेस सहित तमाम दलों ने इसका विरोध किया। अंग्रेज जानते थे कि इस विरोध के बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट का ज्यादा महत्व नहीं है, इसीलिए अंग्रेजों ने इस गतिरोध को खत्म करने के लिए राजनीतिक और सामाजिक दलों के साथ साथ भारतीय रियासतों से परामर्श लेने के लिए लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसको राउंड टेबल सम्मेलन नाम दिया गया। पहला राउंड टेबल सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ, जिसका निमंत्रण बाबा साहब को भी भेजा गया। हालांकि कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। उस समय महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जेल में बंद थे। पहले सम्मेलन में 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधियों के साथ 89 भारतीयों ने भाग लिया, जिनमें बाबा साहब और उनके साथी राव बहादुर श्रीनिवासन भी थे। इस सम्मेलन में बाबा साहब ने अछूतों के साथ हो रहे अत्याचार और भेदभाव को पूरी मजबूती से सम्मेलन में रखा और उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, प्रांतीय और केंद्रीय विधायिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, सार्वजनिक सेवा में हिंदुओं का एकाधिकार खत्म करना और अछूतों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए संविधान में कानून बनाए जाने की मांगों को रखा। बाबा साहब ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, Rao Bahadur Srinivasan and I have the honor to place before you the point of view of the depressed classes of India who represent 1/5 of the total population of British India. Our point of view is this: the British government in India should be replaced by a government of the people, by the people and for the people. इतनी बड़ी जनसंख्या गुलामों से बदतर जिंदगी जी रही है। अंग्रेजी शासन को 150 साल से ज्यादा हो गए हैं, उसके बाद भी अछूतों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम आज भी सार्वजनिक जल स्रोत से पानी नहीं पी सकते, हमें मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, हमें छूना आज भी पाप समझा जाता है। हम सरकार के द्वारा पीड़ित हैं, हमें हिंदुओं द्वारा दबाया गया है और मुस्लिमों के द्वारा हमारी उपेक्षा की गई है। हम सबसे ज्यादा असहाय हैं और मुझे यकीन है ऐसी कोई दूसरी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। बाबा साहब के इस भाषण की चर्चा पूरे यूरोप सहित अमेरिका तक हुई। सम्मेलन में मौजूद बड़ौदा रियासत के राजा सयाजीराव गायकवाड़ बाबा साहब के भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाबा साहब को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया और उनको अमेरिका में पढ़ने के लिए जो छात्रवृत्ति दी थी, जिसके बदले में बाबा साहब के साथ नौकरी करने का जो अनुबंध किया था, राजा गायकवाड़ ने उस अनुबंध को भी खत्म कर दिया। बाबा साहब के इस भाषण से पहली बार अछूतों को एक वर्ग के रूप में पहचान मिली थी। अंग्रेज जानते थे कि बिना भारतीय कांग्रेस को शामिल किए किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए अंग्रेजों की ओर से वायसराय इरविन ने महात्मा गांधी से एक समझौता किया, जिसके बाद महात्मा गांधी सहित तमाम बड़े नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया और महात्मा गांधी को दूसरे राउंड टेबल सम्मेलन में शामिल होने के लिए मना लिया। दूसरे सम्मेलन की शुरुआत 7 सितंबर 1931 को हुई, जिसमें महात्मा गांधी सहित भारतीय कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। 15 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी ने अपने पहले भाषण में कहा
कि कांग्रेस सभी भारतीयों के हितों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें मुस्लिम और अछूत भी शामिल हैं, और अछूतों के हित कांग्रेस को उतने ही प्रिय हैं जितने दूसरे वर्गों के हित। मैं अछूतों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने का विरोधी हूं। इससे अछूतों का भला नहीं हो सकता, जबकि हिंदू समाज का बंटवारा जरूर हो जाएगा, जो देश हित में नहीं है। विधानमंडल में विशेष प्रतिनिधित्व देने से ज्यादा जरूरी है कि अछूतों को सामाजिक और धार्मिक उत्पीड़न से सुरक्षा दी जाए। इस पर बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी का अछूतों का प्रतिनिधित्व करने का दावा उन कई झूठे दावों में से एक है जो गैर जिम्मेदार लोग करते रहते हैं। श्री गांधी ना ही दलित वर्गों के मित्र की भूमिका निभा रहे हैं और ना ही एक ईमानदार दुश्मन की। बाबा साहब ने कथित तौर पर बाद में तीखे स्वर में कहा, दुर्भाग्य से कांग्रेस ने श्री गांधी को अपना प्रतिनिधि चुना है। भारत के भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिए इससे बदतर व्यक्ति नहीं चुना जा सकता था। इस सम्मेलन ने दोनों नेताओं के बीच फासलों को और बड़ा कर दिया था। दूसरे सम्मेलन से लौटते समय गांधी जी द्वारा रोम के एक समाचार पत्र को दिए गए एक बयान में उन्होंने अंग्रेजों को सविनय अवज्ञा आंदोलन की समीक्षा करने की धमकी दी थी, जिस कारण उन्हें भारत पहुंचने पर गिरफ्तार कर पुणे की यरवदा जेल में डाल दिया गया। सम्मेलन से लौटने के बाद बाबा साहब ने एक सभा में कहा कि उन्होंने लंदन में गांधी जी को देखा है कि कैसे गांधी जी कुरान की एक प्रति हाथ में लेकर गुप्त रूप से मुस्लिम नेता आगा खान के पास गए और मुस्लिम नेता से दलित वर्ग से अपना समर्थन वापस लेने के लिए कहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसमें अछूतों को अलग निर्वाचन क्षेत्र में 78 सीटें देने के साथ 2 वोट का अधिकार दिया गया। ये बाबा साहब की बड़ी जीत थी, क्योंकि 2 वोट का अधिकार किसी दूसरे वर्ग के पास नहीं था। अलग निर्वाचन क्षेत्र होने से अछूतों के लिए आरक्षित सीटों पर सिर्फ अछूत ही वोट डाल सकेंगे, जबकि अछूत अपने दूसरे वोट का इस्तेमाल सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी को चुनने के लिए कर सकेंगे। अब अछूत एक वोट से अपने अछूत नेता को चुनेंगे, जबकि दूसरे वोट से सामान्य नेता को। अछूतों को अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलना महात्मा गांधी के लिए बड़ा झटका था, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस घोषणा के बाद सभी की निगाहें बाबा साहब पर टिकी थी, क्योंकि अब महात्मा गांधी का जीवन बाबा साहब के हाथ में था। महात्मा गांधी ने उन पर अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया था। बाबा साहब ने कहा कि अलग निर्वाचन क्षेत्र केवल दलित वर्गों को ही नहीं दिया गया, बल्कि मुसलमानों, सिखों के साथ दूसरे धर्म को भी दिया गया है। जनता और नेताओं का दबाव लगातार बाबा साहब पर बढ़ने लगा, जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं को बाबा साहब ने कहा कि मैं केवल महात्मा गांधी की बातों पर ही विचार करूंगा। इस मामले में खलनायक बनना मेरे भाग्य में है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं अपने पवित्र कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे तुम मुझे सड़क पर सबसे नजदीकी लैंप पोस्ट पर ही क्यों ना लटका दो। इस घटना ने बाबा साहब को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। आपसे एक रिक्वेस्ट है, बाबा साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पर वापस आते हैं, जिसके बाद 22 सितंबर देर शाम बाबा साहब कुछ नेताओं के साथ महात्मा गांधी से मिलने यरवदा जेल गए। जब बाबा साहब जेल के अंदर दाखिल हुए तो महात्मा गांधी एक आम के पेड़ की घनी छाया में जेल के गद्दे पर लेटे हुए थे। सरदार पटेल और सरोजनी नायडू गांधी जी के पास बैठे थे। बाबा साहब अब एक बार फिर से महात्मा गांधी के सामने थे। बातचीत शुरू हुई। बाबा साहब ने कहा, महात्मा जी, आपने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। महात्मा गांधी ने उत्तर दिया, हमेशा अन्यायी दिखना मेरे भाग्य में है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तब बाबा साहब ने पूरी स्थिति और अपना दृष्टिकोण महात्मा गांधी को समझाया। अंत में महात्मा गांधी ने उत्तर दिया कि मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन क्या आपको मेरे जीवन में रुचि है? बाबा साहब ने उत्तर में कहा, हाँ महात्मा जी, इस उम्मीद से कि यदि आप मेरे लोगों के हितों के लिए समर्पित होंगे तो आप हमारे भी नायक बन जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि मुझे बचाने के लिए आपको क्या करना है, इसे करो और मेरी जान बचाओ। बाबा साहब जेल से आने के बाद असमंजस में थे। 23 सितंबर 1932 शाम करीब 4 बजे पुणे की यरवदा जेल से एक खबर आती है
कि महात्मा गांधी तेजी से कमजोर हो रहे हैं और उनकी स्थिति गंभीर होती जा रही है। महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी आंखों में आंसू लिए हुए बाबा साहब के पास आते हैं और अपने पिता की स्थिति बताते हैं और अनुरोध करते हैं कि वो समझौते को स्थगित ना करें। बाबा साहब कुछ नेताओं के साथ रात करीब 9 बजे यरवदा जेल में गांधी जी से बात करने के लिए जाते हैं। बात शुरू करते ही महात्मा गांधी की आवाज धीमी होने लगती है और जेल के डॉक्टर हस्तक्षेप कर बातचीत को बंद करा देते हैं। महात्मा गांधी की सांस फूलने के साथ खामोशी छा जाती है। बाबा साहब अछूतों का हित छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस स्थिति ने उनकी इच्छा शक्ति को कमजोर जरूर कर दिया था, जिसके बाद श्री MC राजा, जो मद्रास से अछूतों के एक अन्य नेता थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हजारों वर्षों से हमारे साथ अछूत, दलित, अपमानित और तिरस्कार जैसा व्यवहार किया जा रहा है। महात्मा अपना जीवन दांव पर लगाए हुए हैं। यदि वे मर जाते हैं तो अगले हजारों वर्षों तक हम उसी स्थिति में रहेंगे। अछूतों के खिलाफ हिंदुओं की इतनी तीव्र भावना होगी क्योंकि हम महात्मा गांधी की मृत्यु का कारण बनेंगे। पूरा हिंदू समुदाय हमें और नीचे की ओर धकेल देगा। इस बात से बाबा साहब सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि मैं समझौते के लिए तैयार हूं। शनिवार की सुबह चर्चा फिर शुरू हुई। अछूतों को 78 की जगह 148 सीटें देने का फैसला किया गया और साथ ही अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोटों का अधिकार वापस ले लिया गया। शनिवार 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और ये समझौता इतिहास में पूना पैक्ट के रूप में दर्ज हुआ। 26 सितंबर को शाम जेल के कमरे में प्रार्थना की गई। इसके बाद कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी को जूस पिलाकर करीब 5:30 बजे उनका उपवास तोड़वाया। बाबा साहब ने अपनी किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स 1945 में पूना पैक्ट का जिक्र किया। उसमें लिखा है कि श्री गांधी ने आमरण अनशन की घोषणा की थी, लेकिन वे मरना नहीं चाहते थे, वे जीना चाहते थे। फिर भी इस उपवास ने एक समस्या पैदा कर दी और वह समस्या यह थी कि श्री गांधी की जान कैसे बचाई जाए। महात्मा गांधी को लगता था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र से हिंदू समाज बढ़ जाएगा और अंग्रेज यही चाहते हैं कि बांटो और राज करो, जबकि बाबा साहब जानते थे कि अगर अछूतों के जीवन में सुधार नहीं हुआ, उनको अधिकार नहीं दिए गए, तो आजादी का कोई मतलब नहीं है। वो जानते थे कि अंग्रेजों की गुलामी से पहले अछूतों की स्थिति और भी दयनीय थी। कुछ लोग बाबा साहब को एक जाति से जोड़कर देखते हैं, जबकि बाबा साहब ने कभी किसी विशेष जाति के लिए काम नहीं किया, बल्कि एक वर्ग और पूरे समाज के लिए काम किया था। बाबा साहब के तर्क इतने मजबूत थे जिनका जवाब किसी दूसरे नेता के पास नहीं था। आज वाकई देश की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए बाबा साहब जैसे महापुरुष की देश को जरूरत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।